एक अक्षर आपने देखा होगा फिजिक्स में, क्योंकि हम 12वीं की फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या, वैद्युत। ठीक है, पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वैद्युत आवेश। अब इसमें क्या है आप देख रहे हैं, मेन ये क्या है, इसको कहते हैं ई जैसा बना होता है ये, ठीक है ना, इसके नीचे एक जीरो भी लगा रहता है कभी कभी। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या होता है, इसकी डिटेल्स क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता। और ये वैद्युतशीलता हम इसको कहते हैं। अब ये किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता हो सकती है। अगर हमारे दो बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे हुए हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा होता है, और अगर ये वायु में नहीं किसी माध्यम में हो तो हम उसको केवल ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एप्सिलॉन को हम कहते क्या है, वैद्युतशीलता। अगर नॉट लगा देंगे तो आप मान लीजिए वो निर्वात की वैद्युतशीलता हो गई, और नहीं है तो वो किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता हो गई। तो चलिए बात करते हैं वैद्युतशीलता की, वैद्युतशीलता होती क्या है। और मैं आपको बताऊं, मेरा मानना रहता है कि परिभाषा को आप रटे नहीं, समझें, समझ में आ जाएगा। आप चित्र को दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप चित्र ध्यान करके उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने रटने का प्रयास किया दोस्त, तो मैं आपको बता दूं, आपको भूलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि याद करने वाली चीजें याद सिर्फ इसलिए की जाती है कि भूल जाए, लेकिन समझने वाली चीज हमें हमेशा याद भी रहती है, समझ में आ जाती है। जब जरूरत पड़ती है तो हम उनको ये दिमाग लगा लेते हैं कि ये कैसे हुआ था। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, वो है एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन मान लीजिए, या एप्सिलॉन नॉट कह दीजिए, ठीक है। और इसको लिखते क्या है वो भी मैं बता दूं, एप्सिलॉन कहते हैं, और जो जीरो लगा होता है इसको कहते हैं नॉट। आपको याद हो जाना चाहिए इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको फिजिक्स में, ये तो था इसका नाम एप्सिलॉन नॉट को, और फिजिक्स में इसको किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वैद्युतशीलता। किसकी, माध्यम की वैद्युतशीलता। ओके, इसे कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। अब यहाँ पे ध्यान देने की चीज क्या है, नॉट लगा हुआ है ये, अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो ये माध्यम के हो गए, और नॉट लगा दिया यहाँ पे, मतलब ये जीरो लगा दिया तो ये हो गई निर्वात की वैद्युतशीलता। किसकी हो गई, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात क्या होता है आपको मैं बता दूं, निर्वात का आप संधि विच्छेद कर लीजिए, ठीक है ना, निर और बात, देखिए निर्वात का संधि विच्छेद कर लीजिए, मैं अपने हिसाब से आपको करवा रहा हूँ, निर प्लस बात। अब बात के मीन्स होता है हवा, और निर्वाण होता नहीं, मतलब जहाँ पे हवा भी ना हो उसको कहते हैं वैक्यूम, मतलब जहाँ से हवा को भी निकाल दिया जाए चूसर पंप के द्वारा लगा के, तो वो हो जाता है निर्वात। जहाँ पे हवा भी ना हो वो उसको कहते हैं निर्वात। तो अभी ये निर्वात में हम देखते हैं किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता की परिभाषा के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए, हमको एक चित्र का सहारा लेना। देखिए चित्र क्या चल रहा है यहाँ पे, वो चल रहा है ये दो आवेश हैं, एक ए पॉइंट पे रखा है, एक बी पॉइंट पे रखा है, और इनके बीच की एक दूरी है, स्थिर दूरी है, ये स्थिर बिंदु आवेश है। ये ध्यान रखना, हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो बिंदु, इस फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो बिंदु आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, और उन बिंदु आवेशों के प्रभाव के, मतलब उनके कारण जो बल है उसके प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारी बात जो चल रही है दोस्तों, वो चल रही है दो बिंदु आवेशों को। तो एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, और ये अभी वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, और इनके बीच में जो बल लग रहा है वो लग रहा है F, ऐसा हमने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे जो हमारा ये बना हुआ व्यवस्था, इस व्यवस्था को किसी माध्यम में ले जाकर रख लेते हैं। मान लीजिए कोई माध्यम है, माध्यम मान लिया हमने यहाँ पे वाटर है या कोई भी माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम है। तो यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, B पॉइंट है, यहाँ पे A पोजीशन है, यहाँ पे B पोजीशन है, यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है। दोस्त इसके बीच की दूरी ना बदले, ये ध्यान रखना। जब हम उन्हीं दो आवेशों को बिना दूरी बदले किसी माध्यम में ले जाके रखते हैं तो अब यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बीच लगने वाला, इसको हमने F1 कह दिया बल को, और इसको कह दे रहे हैं हम F2, ठीक है। ये Fm कह दीजिए, Fm का मतलब मीडियम बल है, और ये F का मतलब क्या हो गया, ये
एफ है मतलब इन एयर कह दीजिए, या ओ मतलब कह दीजिए इन वैक्यूम, बी जो भी आप कह सकते हैं, आपका मन है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप खुद ही एक कंडीशन देख लीजिए। यहाँ पर ये दोनों जो आवेश हैं ये परस्पर वैक्यूम में है, यानी कि निर्वात में या हवा में, तो इनके बीच और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे जो भी बल लगाएंगे वो बहुत तेजी के साथ लगाएंगे, मतलब इनका जो बल होगा वो बहुत मजबूती के साथ, या तो चाहे प्रतिकर्षण हो या आकर्षण हो उससे प्रभाव नहीं, मतलब जो भी बल होगा वो बहुत तेज काम करता होगा। इसके कारण इस पर जो प्रभाव होगा वो बहुत अधिक होगा, वैद्युत ऊर्जा का जो प्रभाव होगा। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से इस वाले बिंदु से Q1 से निकलने वाली वैद्युत ऊर्जा Q2 तक जा रही है, लेकिन उसे बीच क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, इस माध्यम के कण भी तो है रास्ते में, क्या है, माध्यम के कण। तो ऊर्जा को यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो माध्यम के कण है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये माध्यम के कण कहीं ना कहीं इसको रोकेंगे या फिर कहीं ना कहीं इसको कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वैद्युत ऊर्जा है उसका प्रभाव यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच लगने वाला ये जो बल है ये कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब आप इसको एक लाइन में समझ लीजिए, जब हम कुछ दूरी पर रखें तो बिंदु आवेशों को, ठीक है ना, मतलब निर्वात में रखें या फिर वायु में रखें बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में ले जाके रखते हैं, तब उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जिस गुण के कारण यह मान कम हुआ उसी गुण को कहते हैं क्या, माध्यम की वैद्युतशीलता। ध्यान से रखना, बिना दूरी बदले इन स्थिर बिंदु आवेशों को उठाकर हम जब किसी दूसरे माध्यम में रखते हैं, तब उन दूसरे माध्यम में जाकर जो वैद्युत ऊर्जा, तो मतलब इनके बीच लगने वाला बल जो होता है उसका मान हो जाता है कम। अब जिस गुण के कारण ये मान कम होता है उसी गुण को हम कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। ये थी परिभाषा। अब हमें चाहिए इसका सूत्र। क्या चाहिए इसका सूत्र, मैं आपको बता दूं, देखिए सूत्र बहुत अपना महत्व रखता है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा सूत्र से सवाल हल होते हैं और सूत्र से ही सारी परिभाषाएं हल हो जाती हैं। तो कल हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जिस सूत्र का नाम क्या था, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वो था बल के लिए सूत्र, और वो था क्या, F = 1/4πε0 × Q1 Q2 R²। ये वाला सूत्र हम पढ़ चुके हैं, जहां पर F दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R इन दोनों के बीच में लगने वाली दूरी है। ऐसा हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हमें चाहिए क्या, इस एप्सिलॉन के बारे में, ठीक है ना, हमें चाहिए इस एप्सिलॉन का परिभाषा, एप्सिलॉन का मान। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें चाहिए एप्सिलॉन का मान। तो इसके लिए हमें पता है ये जो 1/4π है ना, 1/4πε0 ये किसी के बराबर माना था, वो था 9 × 10⁹9। इसका क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब ये मात्रक कहाँ से आया आप समझ लेना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ये मात्रक कहाँ से आया। देखिए इसकी वैल्यू हमने रखी है, ठीक है ना। अब हम जब इसको इधर लेके जाएंगे, इस पूरे को, भाई इसको अकेला छोड़ना है, इसको जब इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या है, न्यूटन, भाई R इसकी गुणांक हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और ये कूलाम स्क्वायर हो गया। एक बार यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। हमें इस चीज की क्या करना है, मात्रक निकालना है, ठीक है। जब हमें इसका मात्रक निकालना है तो इसको यही छोड़ देंगे और बाकी चीजों को उठाकर इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे F तो ऑलरेडी है, ठीक है ना, R गुणा में है, यहाँ जाके चला जाएगा भाग में, और यहाँ पर क्या है आप देखिए, इसके साथ साथ इसके बटे में क्या आएगा, ये देखिए ऊपर है तो दूसरी तरफ ले जाके चले जाएंगे नीचे, तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, और यहाँ पे क्या बचा, ये 1/4πε0 है। इसको चाहे आप 9 × 10⁹9 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें बनाना था इसका मात्रक, या फिर ऐसे ही भाई हम इसका मात्रक ही तो ढूंढ रहे हैं क्या है, ठीक है ना, मतलब इसका मात्रक क्या है, किसका, 1/4πε0, या लिख सकते हैं आप इसको 9 × 10⁹9 का मात्रक। अब F का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन, F बल है,
आर का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बे स्क्वायर इसलिए चल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और क्यू कूलाम होता तो कूलाम 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 स्क्वायर। तो इस तरीके से न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यहीं से इसका मात्रक। चीज ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर दोस्त आप रखने का कोशिश मत करना, कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, और ये रिलेशन अगर आपको पता लग गया तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरा प्रयास ये है कि आप रटे नहीं, आपको याद रहे। दोस्त गर्मी बहुत हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी बात चल रही थी यहाँ पर, ओके। अब हमें मान निकालना है किसका, एप्सिलॉन का। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और बढ़िया करके लिख लेते हैं, अच्छा लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा, ओके। अब हमें मान किसका निकालना है, इसका तो हम तिरछी गुणा कर लेते हैं। कैसे गुणा कर लेते हैं, तिरछी गुणा, थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए तिरछी गुणा के लिए, 9 गुणा 10 की घात 9 बटे इसके कर लीजिए 1। अब इसकी कैलकुलेशन इसमें कर दीजिए, इसकी कैलकुलेशन इसमें कर देते हैं हम लोग। तो 1 की गुणा 1 से हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर। अब इसको ऐसे रहने दो, है ये तो यही रहने दो, ठीक है। ये इसको पलटोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी छोड़ दो, इसको बाद में सीधा लिख लेंगे, है ना। तो अभी इसके साथ में क्या आ गया, गुणा में। देखिए ये वाली चीज क्या है, इसकी गुणा होगी इसके साथ ऐसे करके, ठीक है ना, और इसकी गुणा होगी इसके साथ ऐसे करके, ऐसे यहाँ से इसको ऐसे लिख लो। ये तो 1 की गुणा होगी 1 से और इसकी इसके साथ होगी, तो 9 गुणा 10 की घात 9 ऐसे रहा, और ये इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेंगे, 1 एकम ये 1 हो जाता है, और ये 9 ऐसी रहेगा, 10 की घात 9 भी ऐसी रहेगा, 4 भी ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा 3.14 इंटू एप्सिलॉन, ओके। हमें मान किसका निकालना है, एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन को हम यहीं रोके रखेंगे, और बाकी चीजें जो गुणा में है तो दूसरी तरफ लाएंगे, ये पहुंच जाएंगी भाग में। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू पाई का मान कितना लगा दिया 3.14, और इक्वल टू क्या बचा, बराबर एप्सिलॉन नॉट। अभी इनकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 10 जो है इसकी घात 9 है, ये नीचे है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इधर लिख के बता दे रहा हूँ कि अगर के जैसे ये a है, ठीक है ना, a अभी बटे में है, इसकी घात है 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी a की घात -1, मतलब इस घात को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगी माइनस की, और अगर ये माइनस की है तो ये घात हो जाएगी किसकी, प्लस की। तो ये ध्यान रखना, घातें ऊपर नीचे ले जाने पे उनके जो चिन्ह होता है, मतलब जो उनका मैथमेटिकली चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो अब ये ऊपर ले जाएंगे, हम केवल इसको ले जाएंगे ऊपर इसको, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात 9, और ये हो जाएगी माइनस की, और बटे में बच रहा है आपका 9 गुणा 4 गुणा 3.14, और बराबर में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं। और दोस्त इनकी जब गुणा करेंगे, मैं मैथ से थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 10 की घात -9, और ये हो जाएगा 113.04, और यहाँ पर क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं दोस्त, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/113.04, ओके, 113.04 इक्वल टू गुणा 10 की पावर -9। क्या किया हमने इसमें, इसको लिख लिया अलग, इस वाले पोर्शन को, बात तो वही है ना, और इसको कर दिया अलग। तो 1/113.04 को लिख लिया अलग, और इसको लिख लिया अलग, ये लिख दिया एप्सिलॉन नॉट, इसको कर दिया इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा आप, ये है एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर से इधर ले आए हैं, इसको जब भाग करेंगे तो ये दोस्त आएगा 0.008846 गुणा 10 की घात -9। अब हम यहाँ पे जो पॉइंट है उसको सेट करेंगे। तो पॉइंट की ध्यान रखना, जब हम पॉइंट को बाईं तरफ ले जाते हैं तो पॉइंट में घात माइनस में हो जाती हैं, और दाईं तरफ ले जाते हैं तो वो जुड़ जाती हैं। तो अभी यहाँ पर हमको बाईं तरफ ले जाना है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको देखिए 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, जितने स्थान आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8.846 गुणा 10 की घात -9, और गुणा देखिए हमने कितने स्थान बढ़ाया, 1 2 3
3 स्थान बढ़ाया है ना 0, देखिए ये 8 के 1 स्थान तक ले गया यहाँ तक, तो 10 की घात माइनस का 3 इसमें जुड़ जाएगा, मतलब जितने स्थान बाईं तरफ जाएंगे उतना यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया 8 एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद अगर जो संख्या हो दूसरी, मतलब अगर ये संख्या 5 से कम है और यहाँ पर ये ज्यादा है 5 से, तो एक इसमें से जोड़ के इसमें रख देते हैं। या दूसरी संख्या क्या है 5 से कम है और उसके बाद वाली 5 से ज्यादा है, तो उसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 5 6 है, ये 4 है 5 से कम है, इसमें से एक इसमें जोड़ देंगे और गुणा 10 की घात गुणा में जुड़ जाती है 9 3 माइनस का 12। ये तो था इसका मान, लेकिन हमें चाहिए इसका मात्रक भी, ठीक है ना दोस्त, मात्रक भी चाहिए। तो मात्रक ये था यहाँ पे। अब देखिए मात्रक यहाँ से हमको कैसे मिलेगा, मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे होता है तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ तक तो हम आ गए, हमने क्या किया, इसका मात्रक भी निकाल लिया, इसका मान भी निकाल लिया। अब इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। देखिए कैसे आपकी समझ में आने वाला है विमीय सूत्र। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन बाद में मेरी समझ में आ गया और वो मैंने आपको समझा दिया। देखिए क्या है, फिजिक्स यार, कंफ्यूजन कभी कभी हमें भी हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन हाँ वो दूर हम करते हैं। तो अब चलता है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को पहले तो यहाँ उठा कर रख लीजिए, वो है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें किसका विमीय सूत्र चाहिए, इस एप्सिलॉन का चाहिए, तो इसको उठा के हम किधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे, और इस F को उठा के ले आएंगे यहाँ, इनका स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान देंगे, क्या हमें चाहिए विमीय सूत्र। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र का विमीय सूत्र इक्वल टू ये 1/4 पाई, ये कांस्टेंट नियतांक है, तो इसका तो विमीय सूत्र होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, 1/f का विमीय सूत्र, ठीक है, क्या क्या है, विमीय सूत्र है। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो इसलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, ये ध्यान रखना। तो 1/f, यहाँ देखिए इसका 1/4 पाई, 1/4 पाई का तो होगा नहीं, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, f का विमीय सूत्र, ठीक है ना, गुणा Q1 और Q2 इनका विमीय सूत्र प्लस R का विमीय सूत्र, इसकी हमको आवश्यकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे F का विमीय सूत्र, फिर इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें किसका निकालना है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे F का विमीय सूत्र। तो F बराबर हमने पढ़ा है क्या होता है अभी, ma। अब यहाँ पे m का मात्रक क्या होता है अभी, क्योंकि विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है ना। तो m का मात्रक होता है kg यानी कि किलोग्राम, ठीक है ना, गुणा अब a का मात्रक, वैसे a का मात्रक क्या होता है, LT-2 होता है, मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बट हम हमको ये भी करके दिखा दे रहे हैं कि a का मात्रक क्या होता है। तो a बराबर होता है, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ साइड में, a बराबर होता है B/T। कैसे आता है ये, इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर त्वरण होता है a, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये त्वरण का मतलब वो होता है सूत्र। अब हम इसमें वेग मतलब चाल कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, चाल या वेग, वेलोसिटी इसको हमने लिख दिया 20 से, समय अंतराल को लिख दिया t से। अब वेग यानी कि चाल, तो वेग के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं,
वेग या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए जहां पे ये वेग लिखा हुआ है इसमें, तो वहां हम क्या लिख देंगे, ये दूरी बटे समय, और नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग बराबर त्वरण बराबर, चलिए इस साइड लिख लेते हैं क्योंकि उधर जगह कम रह रही है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इधर का तो आपको पता चल ही गया होगा, तो हम इधर लिख लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए मामला। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये हम निकाल रहे हैं कि त्वरण का मात्रक, ये त्वरण का, वैसे तो सीधे सीधे मुझे पता है मैं लिख दूंगा, लेकिन आप कैसे निकालेंगे उस पर हम चल रहे हैं। एम का तो किलोग्राम लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस पूरे को वेग यहाँ पर लिख देंगे, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब मान लीजिए वेग यानी कि चाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे, वेग की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे समय। क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे समय, और नीचे समय अंतराल ऐसी रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं त्वरण इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन, यानी कि चाल की जगह पे लिख लेंगे दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और इसके नीचे क्या है, समय ऑलरेडी है। तो इसके नीचे क्या है, समय ऑलरेडी है। तो ये हो गया आपका त्वरण बराबर, देखिए दूरी ऊपर ऐसी रहेगा और समय नीचे रहेगा, तो समय एक तो है पहले से ही, और समय एक और आ गया, तो ये दो समय हो गए। तो ये हो गया त्वरण बराबर दूरी बटे समय की घात 2, है ना। समय स्क्वायर हो गया, टाइम स्क्वायर हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है भाई, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक, और दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और इसका हो गया स्क्वायर। तो त्वरण का जो मात्रक निकल के आया वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस मान को उठा के हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर इसमें रखते हैं। यहाँ पर कहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, ये आपको ये काम का नहीं है, ठीक है ना। इसको हमने मिटा दिया, और अब हम चल रहे हैं कहाँ पर, हम लोग चल रहे हैं अब यहाँ से सीधा यहाँ पर, ओके। यहाँ से कहाँ चल रहा है, सीधा यहाँ पर। तो F का विमीय सूत्र हमें निकालना था, और F का विमीय सूत्र, F बराबर हमने सूत्र पढ़ा है ma, ठीक है ना। अब A बराबर मैंने बता दिया होता है B/T, और B होता है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और चाल बराबर जब दूरी बटे समय यहाँ लगा दिया, नीचे समय था, ये कैलकुलेशन करके पूरा आ गया। तो यहाँ पर m का जो मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक निकल के आया है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्या निकल के आया, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब इसका विमीय सूत्र हम देखेंगे तो किलोग्राम का विमीय सूत्र होता है m, ठीक है ना, गुणा मीटर, मीटर दूरी होती है, इसे L से लिखते हैं, और नीचे T होता है टाइम, इसे लिखते हैं T का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सही कर लेंगे एक ही फ्रेम में ले जाके। तो m ऊपर ऐसी रहेगा, L ऐसी रहेगा, T की पावर ये ऊपर जाके हो जाएगी -2, ओके। अब ये मान क्या करेंगे, अभी ये एक निकला हमारे पास, ठीक है, किसका निकल के आ गया, ये F का विमीय सूत्र निकल के आ गया। किसका निकल के आ गया, F का विमीय सूत्र। अब हम आगे विमीय सूत्र निकालेंगे किसका, Q का। Q का विमीय सूत्र क्या होता है, तो चलिए एक बारी हम इसको भी मिटा लेते हैं, फिर हम चलते हैं Q के विमीय सूत्र की तरफ कि Q का विमीय सूत्र दोस्त क्या होता है। एक एक विमीय सूत्र हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको, और अब भी समझ में नहीं आया तो मेरे हिसाब से आपको कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि इतना डीपली शायद कोई बताएगा, क्योंकि टाइम की सबके पास कमी रहती है। बट हम टाइम को ना देखते हुए आपको समझाने पे पूरा जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या निकाला था, ये आपको मैं बता दूं, ये निकला है F का विमीय सूत्र। किसका निकला है, F का विमीय सूत्र निकल के आया है ये, ठीक है। अब हमें यहाँ पे F का मिल गया, अभी Q का और रह गया है, और R का। तो R का तो हमें पता है, R दूरी है, मीटर ही होगा, लेकिन Q का और निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, Q का विमीय
सूत्र। तो अब इसके लिए हम एक सूत्र पढ़े हैं, क्या, धारा वाला, वो है I बराबर Q अपॉन टी। आप पढ़े होंगे, इसको नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेना, ठीक है ना। अब इसमें हमें Q का चाहिए तो इनकी कर लेंगे गुणा, तिरछी गुणा। इसके बटे में कर लो I के 1, I को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसके बटे में लिख लेते हैं 1, तिरछी गुणा कर दो तो ये हो जाएगा IT इक्वल टू Q, या सीधा कर लो तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT। अब Q का विमीय सूत्र हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, Q का विमीय सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I का विमीय सूत्र, I का होता है एम्पियर, एम्पियर मतलब A, और T तो टाइम है, इसका हो जाएगा T। तो इसको हम एक ही अगर उसमें लिख लेंगे ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा AT। तो देखिए हमें Q का भी मिल गया, F का भी मिल गया, और R का विमीय सूत्र हम सब जानते हैं, वो क्या होता है, R का विमीय सूत्र होता है, दूरी है तो होता है L, ठीक है ना। और L तो लगा दीजिए सबको समीकरण 2 में, समीकरण 2 में सभी मान रखने पर। अब समीकरण 2 हमारे पास कौन सी है, ध्यान दीजिए ये वाली है, ये। अब सभी मान रखिए भाई इसमें। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हम निकाल रहे हैं, का विमीय सूत्र हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें चाहिए F का विमीय सूत्र। तो F का विमीय सूत्र हमारे पास आया है निकल कर, वो कितना है, MLT माइनस 2, MLT की पावर माइनस 2, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे गुणा का निशान लगा लीजिए। आगे है Q1 एंड Q2, तो Q1 और Q2 आवेश है दोनों, इसका AT और इसका भी क्या हो जाएगा A और T, और बटे में R है तो ये L, इसका कर दिए स्क्वायर। अब थोड़ा सा इनको मिला जुला लीजिए तो देखिए यहाँ पर L की पावर है 1, कुछ नहीं होती तो 1 होती है, और 2 ये है तो L की पावर टोटल नीचे नीचे कितनी हो जाती है, 1 अपॉन, और इसको 1 अपॉन मत करिए, इसको ऊपर ही कर दीजिए, तो A की पहले ऊपर कर लीजिए, A की पावर 1, A की पावर 1 T, मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। और नीचे देखिए M अकेला है तो M को अकेला लिख लिया। यहाँ पर L की घात 1 ये है और 2 ये है, और दोनों गुणा में है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो L की घात हो गई 3। अभी T अकेला है तो T की घात हो जाएगी माइनस का 2, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाले हैं इनको ऊपर शिफ्ट कर ले रहे हैं, तो A का स्क्वायर ऑलरेडी और T का स्क्वायर ये है पहले से ही, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा M L की घात 3, ये ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, और M पे देखिए नीचे पावर प्लस की है तो ऊपर जाके इसकी काय की हो जाएगी माइनस का 1, M की पावर क्या हो जाएगी माइनस की 1, L की पावर माइनस की 3, और T की पावर जो माइनस की है वो ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 2, क्योंकि घात जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बदल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देते हैं, जो छोटा उसे छोड़ देते हैं। तो A स्क्वायर अकेला है, अकेला लिख लीजिए, T की पावर 2 ये है, 2 ये है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, ये 4 हो गया। M की पावर माइनस का 1 अकेला है, इसको ऐसे लिखिए, और L की पावर है माइनस का 3। तो ये मिल गया हमको विमीय सूत्र। अगर चाहो तो इसको सीक्वेंस में लिख सकते हो, सीक्वेंस में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो सीक्वेंस में, ये पहले छोटी घात फिर उससे बड़ी घात फिर उससे बड़ी घात ऐसे लिख लेते हैं, बट हम ऐसे छोड़ देते हैं, कोई नहीं इसको गड़बड़ करेगा, क्योंकि ये सही विमीय सूत्र है एप्सिलॉन नॉट का। तो आपको रटना नहीं है, निकालना आना चाहिए, जो पूरे तरीके से निकालिए। तो आज के जो वीडियो था इसमें हम यहीं तक छोड़ते हैं एप्सिलॉन, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।